22 साल का बॉलीवुड करियर, सिर्फ 30 फिल्म्स, जिसमें से 24 फ्लॉप। मतलब 80% मूवीज ने अपनी कॉस्ट भी रिकवर नहीं की। ये कहानी है विवेक ओबरॉय के फिल्मी करियर की। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि विवेक ओबरॉय बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट अनसक्सेसफुल एक्टर्स में से एक रहे। लेकिन एक बार ये हेडलाइन देखो, विवेक ओबरॉय की नेट वर्थ रणबीर कपूर, अल्लू अर्जुन और इवन रजनीकांत से भी ज्यादा है। इनफैक्ट अगर इन तीनों की नेट वर्थ को मिला भी दिया जाए तब भी विवेक ओबरॉय की 1200 करोड़ की नेट वर्थ इनसे काफी ऊपर है। लेकिन सवाल ये है कि 5 साल से कोई भी बॉलीवुड मूवी न करने के बावजूद भी विवेक ओबरॉय इतने ज्यादा पैसे कैसे कमा रहे हैं। इसके पीछे है उनका $multi-million बिजनेस एम्पायर। दुबई में अपनी रियल एस्टेट कंपनी है, which is doing wonders, and भारत में all the companies that I built, तो सबकी प्री आईपीओ तैयारी चल रही है, फिर कैपिटल रेजिंग शुरू हो गया है, फिर मर्चेंट बैंकर्स के साथ डिस्कशंस चल रहे हैं। एक फेल्ड बॉलीवुड एक्टर कैसे 1200 करोड़ का मालिक बन गया, ये समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा विवेक ओबरॉय के बचपन में। विवेक ओबरॉय का चाइल्डहुड एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे अमीर घर के बच्चों को अनफेयर एडवांटेज मिलता है। उनके फादर सुरेश ओबरॉय उस टाइम के काफी बेड बॉलीवुड एक्टर था। जब हम और आप गली में क्रिकेट खेल रहे थे तब विवेक के पापा उनको बिजनेस सिखाने में लगे। जब विवेक 7 साल के हुए तो उनके पापा ने उन्हें कुछ परफ्यूम बॉटल्स दी और बोला कि इसे बेचना है, और यही था उनका समर वेकेशन का होमवर्क। विवेक को परफ्यूम बॉटल्स का पूरा बिजनेस डेटा नोट करना था। कौन सा ब्रांड है, मेकिंग कॉस्ट क्या है, कितना स्टॉक है, सब कुछ ट्रैक करना था और बेचना भी था। 7 साल की उम्र में वो सारी बॉटल्स तो नहीं बेच पाए, लेकिन थोड़ी बहुत बिक गई और उनको बिजनेस के बेसिक्स समझ आ गए। जब विवेक 14 साल के हुए और मायो कॉलेज अजमेर गए तब उनके पापा ने सोचा कि ये सही उम्र है खुद से पैसे कमाने की, तो उन्होंने विवेक को पॉकेट मनी देना बंद कर दिया। अब विवेक को खुद ही कोई काम ढूंढना था। कुछ महीने इधर उधर जॉब ढूंढने के बाद उन्होंने एंकरिंग और डबिंग का काम स्टार्ट किया। उनकी आवाज इतनी अच्छी थी कि उनको इंग्लिश मूवीज को हिंदी में डब करने के पैसे मिलने लगे। डबिंग और एंकरिंग से विवेक महीने के 10,000 रुपीज कमा रहे थे, लेकिन वो सैटिस्फाइड नहीं थे। उनका दिमाग हर जगह बिजनेस आइडियाज ढूंढता था और तभी एक ब्रिलियंट बिजनेस आइडिया आया। विवेक ने देखा कि उनके कॉलेज के बाहर बहुत सारे वेंडर्स फूड आइटम्स बेच रहे हैं, लेकिन अगर किसी के पास कोई आइटम खत्म हो जाए तो स्टूडेंट्स को 5 to 6 किलोमीटर दूर जाके खाना पड़ता था। तो विवेक ने सोचा कि अगर ये वेंडर्स मुझे कम प्राइस पे फूड आइटम्स डील लगे तो मैं उनको बल्क में सप्लाई कर सकता हूँ और सेल्स का 20 to 30% प्रॉफिट ले सकता हूँ। ये आइडिया काम कर गया। बारिश के सीजन में और हॉलिडेज पे विवेक वेंडर्स को और भी ज्यादा प्रॉफिट देते थे। उनका बिजनेस तेजी से बढ़ता गया और सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने 56 लाख का प्रॉफिट कमा लिया। इतना पैसा कमाने के बाद विवेक सोच रहे थे कि पैसा बढ़ाने का सबसे फास्ट तरीका क्या है। आंसर था स्टॉक मार्केट। उन्होंने स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और 2 साल में 40 to 50 लाख का प्रॉफिट कमा लिया। अब वो 17 साल के हो चुके थे और लाइफ सेट लग रही थी। लेकिन स्टॉक मार्केट किसी को अमीर बना सकता है तो एक झटके में बेरोजगार भी। विवेक ने अपना सारा पैसा एक रिस्की स्टॉक में डाल दिया। 1 हफ्ते के अंदर उनका पूरा पैसा डूब गया। वो जीरो पे आ गए। उनके 3 साल की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई। जब उनका कॉलेज खत्म हो रहा था तब उनके पास ना पैसा बचा था ना कोई बिजनेस प्लान बी, जब एक्टिंग बनी एक मजबूरी। विवेक ओबरॉय के डैड सुरेश ओबरॉय ऑलरेडी बॉलीवुड के एक बेड एक्टर और डायरेक्टर था, लेकिन इसके बावजूद विवेक को अपनी पहली फिल्म के लिए 3 to 4 साल तक स्ट्रगल करना पड़ा। फाइनली जब 2002 में कंपनी रिलीज हुई तो विवेक की किस्मत चमक गई। फिल्म सुपरहिट रही और विवेक ओबरॉय को बेस्ट मेल डेब्यू और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी के कुछ महीने बाद उनकी दूसरी फिल्म साथिया भी रिलीज हुई, जो फिर से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। विवेक ओबरॉय को तभी बॉलीवुड के बेड एक्टर्स से कंपेयर किया जाने लगा। विवेक ओबरॉय ऑलरेडी अ सुपरस्टार, ये हेडलाइन टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल में छपी थी जो उनकी सक्सेस को दिखाती है। विवेक की लुक्स और एक्टिंग के वजह से सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि बेड डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी उन्हें बॉलीवुड का नेक्स्ट बिग थिंग मानने लगे। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, लेकिन FIR आया 29 मार्च 2003। 29 मार्च 2003 रात के 12 बजे विवेक ओबरॉय को एक फोन कॉल आता है। ये कॉल था सलमान खान का। विवेक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि he started asking me who am I seeing?
कि मेरा चक्कर किसके साथ चल रहा है। विवेक का नाम काफी एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ा जा रहा था, लेकिन एक एक्ट्रेस थी जिनके साथ उनका अफेयर सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहा था, ऐश्वर्या राय। प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम ऐश्वर्या सलमान खान को डेट कर रही थी। सलमान और ऐश्वर्या के रिलेशनशिप के बारे में तो सबको पता था, और जब विवेक का नाम उनके साथ जोड़ने लगा तो सलमान को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। सलमान खान ने जो किया वो तो सबको पता ही है। अब मैं बोलता हूँ तेरे को, मिल मेरे को कई बार। विवेक ओबरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें उन्होंने सलमान खान पर इल्जाम लगाया कि सलमान ने उन्हें धमकाया, कॉल्स पे गालियां दी और उनका करियर खत्म करने की धमकी दी। ये एक ऐसी मूव थी जिसमें विवेक ओबरॉय ने इंडस्ट्री के सबसे पावरफुल इंसान को ओपनली चैलेंज कर दिया, और इसका रिजल्ट क्या निकला? बॉलीवुड ने उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया। विवेक ओबरॉय का करियर डाउनफॉल। चाहे विवेक ओबरॉय की मूवीज क्रोर्स का बिजनेस करती थी, लेकिन सलमान खान का इंडस्ट्री पर एक बड़ा कंट्रोल था। जो भी सलमान के अगेंस्ट जाता था उसका करियर खत्म हो जाता था, और एग्जैक्टली यही विवेक ओबरॉय के साथ हुआ। डायरेक्टर्स ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया, प्रोड्यूसर्स उन्हें मूवीज में साइन करने से डरने लगे, को-एक्टर्स ने तो उनके कॉल्स तक उठाने बंद कर दिए। I was winning a lot of awards in my career, and a bunch of people who had a lot of power decided, "You're not going to work here anymore. We'll make sure that that happens." सोच के देखो, एक एक्टर जो 18 महीने पहले इंडस्ट्री का नेक्स्ट सुपरस्टार माना जा रहा था, अब उसके पास एक भी फिल्म नहीं थी। विवेक ने बताया था कि उन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकियां तक मिलने लगी। फिर एक्सट्रीम क्या हुआ कि अंडरवर्ल्ड का इन्वॉल्वमेंट होना, थ्रेट्स आना, मुंबई पुलिस का मुझे आर्म्ड गार्ड देना, मतलब थिंग्स वेंट टू दैट एक्सट्रीम। मुंबई पुलिस ने उन्हें गनमैन और सिक्योरिटी गार्ड तक प्रोवाइड किया। ये सब उनकी लाइफ का सबसे डार्क फेज बन गया। जब एक आर्टिस्ट पर इतना ज्यादा प्रेशर होता है तो वो अपने आर्ट को सही से परफॉर्म नहीं कर सकता। इसी वजह से विवेक ओबरॉय की परफॉर्मेंस भी कमजोर होने लगी। 2003 से 2007 तक एक के बाद एक उनकी मूवीज फ्लॉप होती गई। 2003 डरना मना है, फ्लॉप। 2004 युवा, फ्लॉप। 2005 दीवाने हुए पागल, फ्लॉप। 2006 होम डिलीवरी, फ्लॉप। 2007 फुल एंड फाइनल, फ्लॉप। प्रोड्यूसर्स जो पहले विवेक के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड था, अब उन्हें फ्लॉप एक्टर कहने लगे। मीडिया जो कभी उन्हें नेक्स्ट शाहरुख खान बोलती थी, वही मीडिया अब उनकी टांग खींच रही थी। फाइनेंशियली भी विवेक ओबरॉय के लिए ये एक बहुत बुरा वक्त था। EMI भरना और अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल अफोर्ड करना उनके लिए मुश्किल हो गया था। ये उनकी लाइफ का सबसे लो फेज था। एक सिंगल मिस्टेक, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक पावरफुल एनिमी, ये सब मिला के विवेक ओबरॉय का करियर डूब गया। 2002 में जो एक्टर बॉलीवुड का सुपरस्टार बनने वाला था, वो 2007 तक फ्लॉप एक्टर बन चुका था। लेकिन सवाल ये है, विवेक ओबरॉय की गलती क्या थी? या उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना एक बोल्ड मूव था या एक करियर सुसाइड? अगर विवेक उस दिन चुप रह जाते तो शायद आज वो एक टॉप एक्टर होते, लेकिन उन्होंने अपना करियर दांव पे लगा दिया। तो क्या विवेक ओबरॉय वाकई विक्टिम था, या फिर उन्होंने खुद अपने करियर का सत्यानाश कर दिया? आपका क्या मानना है? I experienced a lot of frustration and pain and anger and felt like a victim. तो दोस्तों, विवेक ओबरॉय की फिल्मी जर्नी का पहला चैप्टर यहाँ खत्म होता है। एक प्रॉमिसिंग एक्टर से लेकर कंट्रोवर्सीज और करियर डाउनफॉल तक, ये कहानी किसी मूवी से कम नहीं है। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस विवेक को बॉलीवुड ने इग्नोर किया, उसने दूसरे तरीके से अपनी एम्पायर खाली कर ली। कैसे? क्या है उनका 1200 करोड़ रुपीस का सक्सेस सीक्रेट? ये सब जानने के लिए बने रहिए फिल्मी फ्रीक के साथ। अगर ये वीडियो 1000 लाइक्स तक पहुंचता है तो मैं तुरंत पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करो, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक बी फिल्मी, बी फ्रीकी।